हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो, अब बेटा इस लेक्चर में हम बात करें किसी फंक्शन के डोमेन और रेंज की। ठीक है ना? डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है ना? आपसे कहा जाए किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज लिखिए। आपसे कहा जाए लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ठीक है ना? f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन पहली बात a इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है? और बेटा आपसे कहा जाए b इज कॉल्ड कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना? और आपसे कहा जाए द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B which are images of elements of A is called range। ठीक है ना? यानी अगर f a से b में फंक्शन है तो a को हम फंक्शन का डोमेन कहते हैं और b को हम फंक्शन का कोडोमेन कहते हैं, और b के उन एलिमेंट्स का सेट जो a के एलिमेंट्स की इमेजेस हैं उसको हम रेंज कहते हैं। यानी बेटा द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b विच आर इमेजेस ऑफ a। ठीक है ना? द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b विच आर इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इज कॉल्ड रेंज सेट। यानी बेटे आपसे कहा जाए, मान लो हम आपसे कहें लेट a इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए 1 2 3 5, ठीक है 4 5, और b इज इक्वल टू मान लो 0 -1 1 2 3 4 5 और आपसे कहा जाए 6 7। ठीक है ना? 6 और 7। अब आपसे कहें f इज अ रिलेशन या फंक्शन फ्रॉम a टू b, आपसे कहा जाए डिफाइंड बाय f of x is equal to x plus 1 for every x belongs to a। f of x is equal to x plus 1 for every x belonging to a। अब बेटी हम आपसे कहें a का एलिमेंट b के एलिमेंट से इस रिलेशन से रिलेटेड है, यानी f ऑफ 1 होगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, f ऑफ 2 हो जाएगा 3, f ऑफ 3 हो जाएगा 4, और बेटे f ऑफ 4 हो जाएगा 5, f ऑफ 5 हो जाएगा 6। यानी अगर हम डायमेट्रिकली देखें हो जाएगा a और b, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ बेटा 0 -1 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 1 2 से रिलेट होगा, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से और 5 6 से। यानी बेटे अब देखिए पहली बात ये फंक्शन है क्योंकि सेट A का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है और एक एलिमेंट की यहाँ पे 2 इमेजेस नहीं है। अगर बेटे हम B में से मान लो 6 को हटा दें तो फिर ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 हटेगा तो 5 यहाँ छूट जाएगा, क्योंकि इस रिलेशन इस रूल के थ्रू 5 अगर रिलेट होगा तो 6 से होगा। यानी अगर हम यहाँ पर 6 को हटा दें तो यह रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। बहरहाल 6 यहाँ है तो फंक्शन है,
और इस फंक्शन का डोमेन होगा सेट ए, यानी 1 2 3 4 5 और 6, और इसका रेंज होगा 2 3 5 तक है, ये 5 तक ही है, और इसका रेंज होगा 2 3 4 5 और 6। यानी बेटा B के वही एलिमेंट जो एक एलिमेंट्स की इमेजेस है, यानी 0 -1 1 और 7 इस फंक्शन की रेंज में नहीं आएगा। समझ गए? इस फंक्शन की रेंज में नहीं आएगा। आई बात समझ में? यानी बेटे अगर f a से b में कोई फंक्शन है तो a उसका क्या होगा? डोमेन होगा, b उसका कोडोमेन होगा, और द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b विच आर इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a क्या होगा? रेंज होगा। आई बात समझ में? अब देख बेटे ध्यान देना, यानी अगर हम y = fx की बात करें तो बेटा x डोमेन होगा तो f ऑफ x रेंज होगा। जैसे यहाँ x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, तो 1 कहाँ गया? डोमेन पे। 2 कहाँ गया? रेंज पे। तो अगर हम y = fx की बात करें तो x क्या होगा? डोमेन, y क्या होगा? रेंज। यानी डोमेन कहाँ होगा? x एक्सिस पे, और रेंज कहाँ होगा? y एक्सिस पे। समझ गए? यानी बेटे अब हम बात करें डोमेन और रेंज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या ग्राफिकली हम डोमेन रेंज कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? ओके ओके, ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए। देखिए यानी अगर हम y = fx का ग्राफ ड्रा करें तो x होता है x एक्सिस पर, y होता है y एक्सिस पर। यानी डोमेन ग्राफिकली कहाँ होगा? x एक्सिस पर, रेंज कहाँ होगा? y एक्सिस पर। देखिए अब बेटे मान लो, राइट डाउन, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज। देखिए पहली बात बेटा, अगर हम एक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें, आपसे कहा जाए ये फंक्शन कुछ बेटे ऐसा है, तो आप ये देखिए, आपको पता है डोमेन का मतलब x, ठीक है ना? यानी आप देखो, आपसे कहा जाए अगर बेटे हम यहाँ कोई पॉइंट x1 लें तो ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, यहाँ तो डिफाइंड नहीं होगा। यानी अब x एक्सिस पर मान लो बेटे ये a है और ये b है, तो अगर हम a से b तक मूव करें तो आपने कहा a से b तक फंक्शन की वैल्यूज मिलती जा रही हैं, यानी अब इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा a to b। अगर यहाँ पे क्लोज और ये क्लोज है तो समझो बेटे बात को, ये ऐसा और ये ऐसा। और अगर हम y एक्सिस से बात करें, देख बेटे y एक्सिस पर देखिए ये हो गया मान लो c, और आपसे कहा जाए ये हो गया, आपसे कहा जाए d। तो y एक्सिस पर c से लेकर बेटा d तक ग्राफ मिल रहा है, तो इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा, आपसे कहा जाए दैट इज c to d। यानी डोमेन होगा x एक्सिस पे और रेंज होगा y एक्सिस पे। यानी अगर ये किसी फंक्शन का ग्राफ है तो ये बेटा x एक्सिस पर a और b के बीच है, और y एक्सिस पर ये c और d के बीच है। यानी डोमेन हुआ a to b और रेंज हुआ c to d। हम आपसे बात करें दूसरे फंक्शन की, मान लो बेटे हम एक ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं, आपसे कहा जाए ये ग्राफ ऐसा, फिर बेटे कहा जाए ऐसा। देखिए हम आपसे कहें 0 x एक्सिस और y एक्सिस। देख बेटा आपसे कहा जाए अगर हम यहाँ a1 लें और ये बेटा b1 लें,
आपसे कहा जाए यहाँ ये C1 है और आपसे कहा जाए यहाँ बेटा ये D1 है, A1 B1 C1 D1। अब देखो अगर हम A1 के इधर आए तो फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, A1 से B1 तक आए तो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, ऊपर नीचे कहीं भी देखो ग्राफ कट कर रहा है। B1 से C1 फिर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, यानी इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा A1 से B1। देखो ओपन क्लोज डिपेंड करेगा, यहाँ बेटे कैसे सर्कल्स हैं, यूनियन। अब देख बेटा B1 से C1 ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन यानी ये B1 से C1 तक बेटे क्या हुआ, छूट जाएगा। यूनियन आपसे कहा जाए C1 टू D1, ये फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन हो गया। ठीक है बेटा। अब हम बात करें y एक्सिस पर, देखो ध्यान देना, अब हम बात करें y एक्सिस पर। अब बेटा अगर हम यहाँ से यहाँ देखें और ये देखो, ये देखें इस तरह से, यानी अगर ये बेटा A2 हो और ये B2 हो तो y देखिए, आप ध्यान दो, x एक्सिस पर जो ग्राफ मिल रहा है वो A1 से लेकर के कहाँ तक मिल रहा है, बोलो B1 तक, उसके बाद C1 से लेकर के D1 तक। और y एक्सिस पर बेटा ये मिल रहा है A2 से लेकर के कहाँ तक, B2 तक, और उसके बाद यहाँ से लेकर फिर बेटे यहाँ तक, यानी अगर ये C2 है और ये D2 है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी B2 से C2 में रेंज नहीं है, यानी इस फंक्शन का आप रेंज कह दोगे, दैट इज A2 से B2 यूनियन C2 से आपसे कहा जाए D2, यूनियन C2 टू D2। समझ गए, यानी x एक्सिस पर जहाँ तक ऊपर नीचे ग्राफ मिलता रहेगा वो फंक्शन का डोमेन होगा, और y एक्सिस पर ठीक है ना, पैरेलल जहाँ ग्राफ मिलता रहेगा वो रेंज होगा। देखो A2 के नीचे ग्राफ नहीं है, B2 और C2 के बीच में ग्राफ नहीं है, और D2 के ऊपर ग्राफ नहीं है, ग्राफ केवल A2 से B2 के बीच है। देखो ग्राफ बेटे केवल ग्राफ हमारा, देखो ध्यान दो, यानी ये A2 है और ये B2 है, इसके बीच ग्राफ है, ठीक है ना। उसके बाद C2 और D2 के बीच ग्राफ है, यानी B2 और C2 के बीच ग्राफ नहीं है, इधर कहीं नहीं एडजस्ट कर रहा है, और A2 के नीचे नहीं है, D2 के ऊपर नहीं है, यानी इसका रेंज होगा A2 से लेकर के कहाँ तक, बोलो A2 से लेकर B2 तक, और देन C2 से लेकर के D2 तक। क्लियर। यानी बेटा पहली बात, अगर किसी फंक्शन का अगर किसी एक्सप्रेशन का ग्राफ दिया हो या कोई ग्राफ दिया हो तो आप बता सकते हो ये ग्राफ किसी फंक्शन का है कि नहीं है, और अगर फंक्शन का ग्राफ है तो उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। हम ग्राफिकली बता सकते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन यहाँ से यहाँ होगा और रेंज यहाँ से यहाँ होगा। जैसे अब देखो बेटे, आप ध्यान दो, ओके देखो बेटा, आपसे कहा जाए तीसरा एग्जाम्पल, हम आपसे कहें अगर हम fx इज इक्वल टू बेटा बात करें साइन x की, तो आपने कहा ये 0 है, यानी साइन का ग्राफ बेटे ऐसे ये बढ़ता जाता है, यानी आपसे कहा जाए ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ये 1 और ये -1। तो आप ये देखो ये ग्राफ बेटे बढ़ते जाएगा, यानी x एक्सिस पर अगर आप -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मूव करोगे तो ग्राफ हमें मिलता जा रहा है, यानी इस फाइन फंक्शन का डोमेन हुआ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और y एक्सिस पर ये बेटा -1 to 1 ही इसका ग्राफ है, यानी ये y इक्वल टू -1
और y इक्वल टू 1 के ऊपर नहीं है। यानी आप कहोगे इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा -1 to 1। अगर बेटे आपसे कहें हम ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, ये 1 हो गया इस तरह से, तो आप कहोगे इसका डोमेन तो ऑल रियल्स है, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -∞ to ∞, और रेंज होगा बेटा 1 to इनफाइनाइट। रेंज होगा 1 to इनफाइनाइट। समझ गए? यानी y एक्सिस पर 1 के ऊपर ही ग्राफ है, 1 के नीचे नहीं है, तो आप कहोगे इस फंक्शन का रेंज होगा 1 to इनफाइनाइट। ठीक है ना? ओके। यानी अगर ग्राफ दिया हो तो हम बता देंगे कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन कहाँ से कहाँ होगा और रेंज कहाँ से कहाँ होगा। ठीक है ना? ओके। अब चलो बेटा, हम आपसे बात करें डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। राइट डाउन डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन। बेटे पहली बात, अब रियल फंक्शन क्या होता है? आपसे कहा जाए देखो ये रियल कैलकुलस ही है, यानी जो कुछ भी बात करेंगे हम उस सेट ऑफ रियल नंबर्स में ही करेंगे। यानी आपसे कहा जाए f इज फंक्शन फ्रॉम r to r, तो बेटा इस r का मतलब हुआ सबसेट ऑफ रियल नंबर, और इस r का भी मतलब हुआ सबसेट ऑफ रियल नंबर। और किसी रियल नंबर के सबसेट का मतलब एनी पार्ट ऑफ द रियल लाइन। आपसे कहा जाए ए है बी है तो ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, यानी इस रियल लाइन का छोटा से छोटा पोर्शन रियल नंबर का सबसेट होगा। ठीक है बेटा? अगर हम इस r का पता लगाएं तो डोमेन, इस r का पता लगाएं तो रेंज। ठीक है ना? अब बेटा कहा जाए पहली बात, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू fx। तो अब कहा जाए डोमेन, इसका बेटे डोमेन का मतलब हम आपसे कहें द सेट ऑफ values of x for which function is defined, the set of values of x for which function is defined is called domain, अब बेटा फंक्शन इज डिफाइंड, देखिए द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है ना? डिफाइंड वर्ड का मतलब कि अगर हम उस एक्स को फंक्शन में पुट करें तो वैल्यूज मस्ट बी रियल एंड फाइनाइट। ठीक है ना? जैसे बेटे अब कहा जाए फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि एफ एक्स इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस, या चलो एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बेटा आप कोई भी एक्स लोगे, आप 1 लो तो 6 आ गया, 2 लो तो 9 आ गया, यानी आप x की जगह कोई रियल नंबर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू क्या आएगी, रियल आएगी, यानी इसका डोमेन हो गया -∞ to ∞। एक बार फिर देखो आप, डोमेन का मतलब द सेट ऑफ
रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी फंक्शन एक्स की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या बोलो डिफाइंड हो, क्या होगा डोमेन, ठीक है ना, इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है, देख बेटे, और डिफाइंड का मतलब उस एक्स को अगर हम फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी रियल एंड फाइनाइट। जैसे हमने कहा अगर एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो हम एक्स की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, अरे हाथी घोड़ा गधा कुत्ता कुछ भी पुट करोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, रियल आएगी। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमेशा क्या आएगा, रियल आएगा। यानी बेटा इस फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल्स, इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल्स। हम चाहें इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, यह एक पैराबोला होगा, आपको पता है यह एक पैराबोला होगा, इसका ग्राफ कुछ बेटे ऐसे आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी रेंज क्या होगा 5 टू इनफाइनाइट। रेंज की बाद में करते हैं हम। बहरहाल आपने कहा ये बेटे बढ़ता जाएगा तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके, अब देखिए, यानी सॉरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसका डोमेन हो जाएगा। अब बेटा एक बार फिर, डोमेन का मतलब x की वैल्यू, देखिए अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो x की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, और डिफाइंड का मतलब उस x को अगर हम फंक्शन में पुट करें तो वैल्यूज मस्ट बी रियल एंड फाइनाइट। ठीक है, अब देखिए आपसे कहा जाए, मान लो हम आपसे कहें बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए 1 अपान, या आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब बेटे अगर हम x को 2 पुट करें या माइनस 2 पुट करें तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 अपान 0 हो जाएगी, एफ ऑफ माइनस 2 1 अपान 0 हो जाएगा। और 1 अपान 0 डिफाइंड नहीं होता नंबर सिस्टम में, डिविजिबिलिटी बाय 0 आज तक डिफाइंड नहीं है। अगर आप कहीं भी P अपान Q की बात करते हो तो पहली शर्त क्या होती है, Q इज नॉन जीरो। यानी बेटे ये फंक्शन 2 और माइनस 2 पे डिफाइंड नहीं है तो आप कहोगे इसका डोमेन हो जाएगा R इज इक्वल टू, सॉरी इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 2 एलिमेंट्स 2 और माइनस 2 सेट, या इसी को बेटे लिखते हैं हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस 2 और माइनस 2। ये ओपन क्लोज इंटरवल नहीं है, ये सेट है, यानी केवल 2 एलिमेंट्स हमें निकालना होगा 2 और माइनस 2। ठीक है, और बेटे फिर हम बात करें रेंज की। रेंज का मतलब द सेट ऑफ values of fx, the set of values of fx is called, आपसे कहा जाए बेटा that is range set। ठीक है ना, ये क्या होगा, रेंज होगा। यानी अब देखिए आपसे कहा जाए उन x पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी क्या होगी, रेंज होगी। जैसे बेटे अगर fx आपसे कहें हम 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एफ ऑफ, अगर हम एफ ऑफ 5 की बात करें तो 1 अपान 5 की स्क्वायर माइनस 4, यानी कितना 1 अपान 25 माइनस 4 दैट इज 1 अपान 21। यानी अब ये 5 कहाँ जाएगा, डोमेन में, और 1 अपान 21 जाएगा रेंज में। यानी अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो x की वैल्यू x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो क्या होगा, डोमेन होगा, और उन डिफाइंड x पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, रेंज। जैसे यहाँ एफ एक्स हमने लिया 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4, और बेटे एफ ऑफ 5 आपके पास आ गया 1 अपान 21, तो 5 होगा डोमेन में और 1 अपान 21 जाएगा रेंज में। ऐसे एफ ऑफ 1 ले लो आप, एफ ऑफ
7 ले लो, एफ ऑफ पाई ले लो, एफ ऑफ ई ले लो, बस 2 और -2 आप यहाँ नहीं ले सकते, वो डोमेन में है ही नहीं। यानी बेटा y = fs के केस में x की वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, और डिफाइंड का मतलब x की वैल्यू अगर हम उस फंक्शन में पुट करें तो वैल्यूज मस्ट बी रियल एंड फाइनाइट, और उस x पे जो fx आएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देख बेटा ध्यान दो, आपसे कहा जाए, मान लो हम आपसे कहें एक क्वेश्चन बेटा, आपसे कहा जाए f ऑफ x = या आपसे कहा जाए बेटा y = हम आपसे कहें 25 - x²। ये क्वेश्चन पहले हमने भी लिया हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब बेटे इस फंक्शन को डिफाइन होना है तो 5 - x² पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, और अगर इसको डिफाइन होना है तो आप ठीक है ना, यानी बेटे आपसे कहा जाए x² - 25 ≤ 0, यानी x + 5 × x - 5 ≤ 0, दैट इज, दे बेटे अब इसका सॉल्व करना सीखो आप। -5, ये 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू, देखो -5 to 5। और बेटे आपने कहा इसका जो ग्राफ आएगा वो x² + y² = 25 का पोर्शन आएगा, जो एबव x एक्सिस होगा, यानी ये 5 और ये -5, ये कितना है, ये बेटे है +5। अब देखो यानी इसका डोमेन, वही डेफिनेशन आ गई ना, एक्स एक्सिस पर -5 से 5 तक इसका ग्राफ मिल रहा है, तो डोमेन क्या हुआ, यानी फंक्शन का डोमेन हो गया -5 to 5, और इसका रेंज हो गया 0 to 5, कि ग्राफ 0 के नीचे नहीं है और बेटा 5 के ऊपर नहीं है, यानी इस फंक्शन का रेंज हो गया -0 to 5, यानी इस फंक्शन का रेंज = 0 to 5। तो डोमेन है -5 to 5 और रेंज है 0 to 5, ठीक है ना। ओके, डोमेन है -5 से 5 और रेंज इज 0 to 5, ठीक बेटा। अब देखिए, अब बेटे हमें अपने नो फंक्शंस का डोमेन रेंज देखना होगा, ठीक है ना। सो राइट डाउन, पहली बात, नोट, अगर बेटा f(x) हमारा √gx है इस फॉर्म का, तो इसको डिफाइन होने के लिए gx मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर इसको डिफाइन होना है तो gx मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर बेटा f(x) हमारा आपसे कहा जाए 1 या k/√gx है, इसको डिफाइन होने के लिए gx मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। आपसे कहा जाए अगर f(x) हमारा k कोई कांस्टेंट है, gx है, इसको डिफाइन होने के लिए gx इज नॉन जीरो, ठीक है ना। ओके, और देख बेटे आपसे कहा जाए लेट d1 and d2 are domains of f1x and f2x respectively, यानी दो फंक्शन है, एक f1x है, f2x है। f1x का डोमेन d1 है और f2x का डोमेन d2 है। इसका मतलब बेटा पहली बात हम आपसे कहें डोमेन ऑफ f1x ± f2x इज इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2, और दूसरी बात बेटा डोमेन ऑफ f1x
इंटू f2x इज इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2, यानी f1x प्लस माइनस f2x ये डिफाइंड तभी होगा जब दोनों फंक्शंस क्या हो, डिफाइंड हो, यानी दोनों के डोमेन्स का इंटरसेक्शन। और इसी बेटा f2x इंटू f2s का डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2। आपसे कहा जाए तीसरी बात, हम आपसे कहें बेटे डोमेन ऑफ, हम आपसे कहें f1x अपान f2x इज इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस e, where E is the set of points such that f2x is equal to 0, यानी जहाँ f2x 0 होगा, यानी बेटे पहली बात डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, नॉन जीरो। तो जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होगा उन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना, यानी हमें डोमेन से क्या होगा, हटाना होगा। तो अगर f1 प्लस माइनस f2 का डोमेन चाहिए तो d1 इंटरसेक्शन d2, अगर बेटे f1x इंटू f2s का डोमेन चाहिए तो d1 इंटरसेक्शन d2, अगर f1x अपान f2s का डोमेन चाहिए तो d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस e, जहां where e is the set of points such that f2x is equal to 0। आई बात समझ में? और बेटे ध्यान दो, आपसे कहा जाए अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल्स होता है। आपसे कहा जाए ऐसा बेटे देखो, ठीक है ना, अगर हम बात करें किसी पॉलिनोमियल फंक्शन की, ठीक है ना, देखिए आप ध्यान दो, एक सेकेंड नोट करिए आप, ठीक है ना, यानी e का मतलब e इज द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर सच द पॉइंट सच दैट f2x इज इक्वल टू 0, सेट ऑफ पॉइंट्स सच दैट f2x इज इक्वल टू 0, ठीक, ओके। अब देख बेटा ध्यान दे आप, देखिए आपसे कहा जाए मान लो बेटे हम आपसे कहें नोट डोमेन ऑफ a polynomial function is set of all reals, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल्स यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। दूसरी बात बेटा, अगर रेशनल फंक्शन है qx का मतलब रेशनल फंक्शन, और रेशनल फंक्शन का मतलब कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स यानी fx अपॉन gx, यानी fx और gx दो पॉलिनोमियल्स हैं। तो अब बेटा अगर आप ध्यान देना, इसका जो डोमेन होगा मतलब डोमेन ऑफ दिस इज r माइनस द पॉइंट्स वेयर gx इज नॉन जीरो, r माइनस e, यानी r माइनस जहाँ पे gx क्या होगा, जीरो हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल जीरो, e का वही रोल है जहाँ पे f2s क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है ना, जहाँ बेटा f2s क्या हो जाए, जीरो, यानी जहाँ पर हमारा f2x जीरो होगा उन पॉइंट्स को हम यानी gx, ठीक है ना। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए मान लो एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए 3x5 माइनस 8x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखो ये है कैसा फंक्शन, रेशनल, क्योंकि ये है बेटा दो पॉलिनोमियल्स का क्वोशिएंट,
ठीक है ना। यानी अब अगर इसको डिफाइन होना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 को नॉन जीरो होना पड़ेगा, यानी x इज नॉट इक्वल 2 और 3। तो इसका मतलब बेटा इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस आपसे कहा जाए 2 और 3। समझ गए? इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस 2 और 3। ओके। अब देख बेटे आपसे कहा जाए, ध्यान दें क्वेश्चन, हम आपसे कहें fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 5 प्लस अंडर रूट 8 माइनस एक्स, इसका हमें डोमेन चाहिए। अब बेटा ये f1x है, ये f2x है, यानी इसका डोमेन d1, इसका डोमेन d2, तो fx का डोमेन होगा d1 इंटरसेक्शन d2। यानी अब f1x को डिफाइन होने के लिए x माइनस 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी यहां से मिलेगा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5। और बेटा इसको डिफाइन होने के लिए ऐसा होगा, यानी x इज लेस आर इक्वल टू 8। और दोनों का दे बेटे हम दोनों के बेटे इंटरसेक्शन की बात करें, यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5 और बेटे कहा जाए x इज लेस आर इक्वल टू 8, यानी हम इनके इंटरसेक्शन की बात करें। दे बेटा यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, x 5 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो दोनों का क्या आएगा 5 to 8, यानी अब इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा दैट इज 5 to 8। ठीक है ना बेटे, इसका डोमेन होगा 5 to 8। ठीक है ना, यानी डोमेन ऑफ बाइनोमियल फंक्शन इस सेट ऑफ ऑल रियल्स, और रेशनल फंक्शन का डोमेन होगा r माइनस ई, जहाँ ई का मतलब पॉइंट जहाँ पे जीएस क्या है 0 है। ठीक है, ओके ठीक है। अब देख बेटा ध्यान दे आप, आपने कहा था ना कि अगर हमें f1x प्लस f2x का डोमेन चाहिए तो दोनों का डोमेन निकाल के उनका हमने क्या लिया, इंटरसेक्शन बेटे हमने यहाँ लिया है। ये है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5, यानी ये 5 से बड़ा, और x इज लेस आर इक्वल टू 8, यानी ये बेटा 8 से छोटा। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है 5 to 8 आ रहा है, तो इस फंक्शन का डोमेन हो गया 5 to 8। ठीक है ना, ओके। अब देख बेटे ध्यान दीजिए, आपसे कहा जाए एक और क्वेश्चन, मान लो आपसे कहें हम fx इज इक्वल टू, देख बेटा अंडर रूट आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें साइन ऑफ cos x, हमें इसका डोमेन चाहिए। ठीक, आपने कहा इस फंक्शन को अगर डिफाइन होना है तो साइन ऑफ cos x को ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। साइन ऑफ cos x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखिए बेटे आपने पढ़ा है कि फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, जो cos x होता है वो -1 to 1 लाई करता है। फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r cos x लाइज बिटवीन -1 to 1। अब बेटे यानी अगर हम साइन ऑफ cos x की बात करें तो आप कहोगे ये साइन ऑफ -1 to 1, अभी 1 कहाँ रेडियन में आएगा। और देख बेटे अगर हम ग्राफ ड्रा करें साइन x का, तो आपने कहा ये 0 है, ये बेटे कुछ इस तरह से आगे आपसे कहा जाए ऐसा, यहाँ पे क्या होगा बोलो π/2, 1 बेटा यहाँ होगा, और यहाँ ये 1 होगा, ये क्या होगा यहाँ -π/2 आएगा, और -1 यहाँ होगा। यानी जब हम -1 से 1 का साइन लें, देख बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो -1 से 0 तक का साइन क्या है निगेटिव है, जबकि हमें क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए। आई बात समझ में? यानी बेटे अगर हम
-1 से 0 की बात करेंगे cos x की, तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी अगर इसको पॉजिटिव होना है तो cos x को लाई करना पड़ेगा 0 और 1 के बीच। और बेटे अगर हम cos x का ग्राफ देखें तो आपने कहा इस तरह से, आपसे कहा जाए ऐसे ही, ये देखो बेटा ये 0 1 है, और अगर cos x 0 1 के बीच है तो x हमारा -π/2 से π/2 है। आगे और इंटरवल मिलेंगे। यानी बेटे अब इसका जो डोमेन होगा फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 तक। अगर जनरल वैल्यू की बात करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 2n पाई -π/2 से 2n पाई प्लस π/2। समझ गए आप, समझ गए ना। इसका बेटे जनरल वैल्यू क्या बनेगी, 2n पाई -π/2 से 2n पाई प्लस π/2। देखिए अगर cos x 0 1 के बीच है तो x हमारा -π/2 से π/2 है, और फिर बेटे ये 2 पाई है, 2 पाई से लेकर, सॉरी ध्यान दो बेटा, ओके ठीक है ना। यानी बेटा ध्यान देना आप, ये है 3π/2 और आगे ग्राफ बढ़ेगा ये, तो यहाँ फिर क्या आएगा, ये आएगा 5π/2। समझ गया। तो अगर n को 0 दोगे तो पहला इंटरवल मिलेगा, n को 1 दोगे तो ये वाला मिल जाएगा। 5π/2 से बोलो कहाँ तक, 7π/2। देखो n को अगर आप बेटा 1 दोगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3π/2 से 5π/2, ये वैल्यू आएगी 5π/2, ये वैल्यू आएगी 2 पाई, ये 2 पाई होगा। यानी अगर cos x 0 1 के बीच है तो x -π/2 से π/2 है, या फिर 3π/2 से 5π/2 है। आगे बेटे फिर मिलेगा, यानी n को 0 दोगे तो क्या मिला, ये मिल गया, n को 1 दोगे तो आगे मिल जाएगा, इधर बेटा निगेटिव भी मिलेंगे। यानी इसका डोमेन हुआ 2n पाई माइनस π/2 से 2n पाई प्लस π/2। देख बेटा ये है 3π/2 और ये एंगल होगा 5π/2, यहाँ क्या आएगा 2 पाई। समझ गए। यानी ये है, ये लिखा हुआ है 2 पाई, ठीक। यानी 3π/2 से बेटा 5π/2 भी इसका जनरल आगे फिर आएगा, आगे फिर आता जाएगा, और यहाँ आप n की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको इंटरवल्स मिलते जाएंगे, ठीक है ना। अब बेटे ध्यान दो, अब हमें जो 11th में हमने नोन फंक्शंस पढ़े हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉसेक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, हमें इन सब की बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी हमें इनके डोमेन्स, इनके रेंज हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, सो राइट डाउन। देखिए या बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। आपसे कहा जाए, एक सवाल दें हम, f(x) = √, या हमने कहा cos ऑफ sin x, cos ऑफ sin x। अब इसको डिफाइन होना है तो आप कहोगे cos ऑफ sin x > 0। आपको पता है फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R sin x लाई करेगा -1 और 1 के बीच। यानी बेटे अब अगर हम बात करें cos ऑफ sin x का मतलब आपसे कहा जाए cos ऑफ -1 to 1। और फिर बेटे अगर हम cos का ग्राफ देखें, आपने कहा कुछ ऐसा दे बेटा, ये है -1, ये है 1, क्योंकि ये होगा π/2, ये होगा -π/2, यानी यहाँ है -1, यहाँ 1। और अगर हम -1 से 1 की बात करें तो cos का ये पोर्शन आ रहा है जो पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव फॉर ऑल रियल होगा। यानी अब इसका डोमेन हो गया
डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल्स, यानी -∞ टू ∞। समझ गए? देखो बेटा, पिछला क्वेश्चन क्या था, साइन ऑफ कॉस एक्स का अंडर रूट, ये है fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, यानी इस fx को डिफाइन होने के लिए कॉस ऑफ साइन एक्स को ग्रेटर और इक्वल 0 होना पड़ेगा। आपको पता है साइन हमेशा -1 to 1, तो कॉस ऑफ साइन एक्स का मतलब कॉस ऑफ -1 to 1, और -1 से 1 का कॉस क्या आता है बेटा, पॉजिटिव, फर्स्ट और फोर्थ कॉस पॉजिटिव, यानी इसका डोमेन हुआ -∞ टू +∞। ठीक है ना? अब बेटे हम अपने कुछ नोन फंक्शंस की बात कर लेते, ठीक है ना? कैसे, देखो आप, आपसे कहा जाए सम नोन फंक्शन। बेटा पहली बात, अगर हम fx इज इक्वल टू बात करें साइन एक्स की, तो ये इसका डोमेन, यहाँ इसका रेंज। तो बेटे इसका डोमेन आपने पढ़ा हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसका रेंज आपने कहा -1 to 1। दूसरी बात बेटा, अगर f ऑफ x हम आपसे कहें cos x, तो इसका डोमेन -∞ टू ∞, और रेंज बेटा -1 to 1। समझ गए? फिर आपसे कहा जाए अगर हम fx इज इक्वल टू tan x की बात करें, तो इसका डोमेन r -2n+1 π/2। आपको पता है कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे tan डिफाइंड नहीं होता, और इसका रेंज है -∞ टू +∞। ठीक है बेटा, क्योंकि tan x का मतलब sin x अपॉन cos x। देखो tan x का मतलब sin x अपॉन cos x, और इसको डिफाइन यहाँ देख लो बेटा, आपसे कहा जाए tan x का मतलब दिस इज sin x अपॉन cos x, और इसको डिफाइन होने के लिए cos x को नॉन जीरो होना पड़ेगा, यानी x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, यानी π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे बेटा tan डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है ना? फिर कहा जाए चौथी बात, अगर आपसे कहें हम fx इज इक्वल टू बेटा cot x, तो इसका डोमेन r-n π, और रेंज -∞ टू +∞। ये सारे ग्राफ हम 11th में कर चुके हैं। आपसे कहा जाए अगर बेटा fx हमारा, हम आपसे कहें sec x हो, तो sec x में भी 1/cos cos आता है, यानी cos को नॉन जीरो होना पड़ेगा, तो वही डोमेन tan वाला r -2n+1 π/2, और बेटा इसका रेंज होता है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। आपको पता है कि sec x कभी भी -1 और 1 के बीच लाई नहीं करता, या तो -1 से छोटा होता है या 1 से बड़ा होता है। ऐसे बेटे कहा जाए अगर fx हमारा, हम आपसे कहें cosec x हो, तो इसका डोमेन r-n π, और रेंज वही -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है? यानी ये हमारे जो 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये उसकी डोमेन और रेंज है। यानी ये हो गई डिफाइंड वैल्यू, ये हो गई फंक्शन की वैल्यू। साइन डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, कॉस डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, टैन एंड सेक आर डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, कॉट एंड कॉसेक डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट मल्टीपल